Dear students, we are going to explain refraction of light through a prism. Light जिसके बारे में आप जानते हैं, light is a form of energy which enables us to see things around us. प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें इस योग्य बनाती है, इस लायक बनाती है कि हम अपने आसपास की चीज़ों को देख सकें। अब रिफ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है बच्चों? यहाँ पर डिफिनीशन दी है, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, अगर प्रकाश के डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए, प्रकाश के डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाए, कब? जब प्रकाश जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर ऑब्लिकली तिरछी जा रही हो। ठीक है। या दूसरी डिफिनीशन है द बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बेंड हो जाना, रोशनी का मुड़ जाना, जब रोशनी जो है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऑब्लिकली, नॉट परपेंडिकुलरली, ठीक है, तिरछी अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। कन्फर्म? प्रिज्म, अभी हम आपको इमेज दिखाएंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक प्रिज्म से हो करके जब प्रकाश से, ठीक है, पास करती है तो क्या क्या नाम है, रिजल्ट निकलता है। यू हैव लर्नड, आपने सीख लिया है, हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, कि कैसे प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, कैसे प्रकाश के डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जब हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से प्रकाश को पास कराते हैं, वो दिन पढ़े थे ना कि जब क्या नाम है, ये आपका मीडियम फर्स्ट है, सपोज दैट एक प्रकाश ऑब्लिकली जो है इस पे इंसिडेंट होती है, उसके बाद क्या नाम है, आप ये भी पढ़े थे, ये आपका क्या नाम है, नॉर्मल है। बोलिए, तो प्रकाश जो है इस डायरेक्शन की ओर, कन्फर्म। अब ऐसे होने के बाद फिर जो है इधर की ओर हो जाती, इसी को ये है आपका रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड। कन्फर्म? और कभी भी ये एंगल, ये θ1 है और ये एंगल आपका θ2 है। θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2। कन्फर्म? और ये आपका नॉर्मल था, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्लियर? ये नॉर्मल है। तो चलिए, तो आप ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि कैसे लाइट जो है प्रकाश गेट्स रिफ्रैक्टेड, ठीक है, वो अपना डायरेक्शन बदल देती है थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास, जब वो किसी रेक्टेंगुलर ग्लास पट्टी से हो करके पास होती है। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे, बच्चों इमर्जेंट रे ये है, ये आपकी क्या है, अगर मान लीजिए ए है, ये ओ है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, बी सी इज इमर्जेंट रे। कन्फर्म? बी सी क्या है? इमर्जेंट रे। तो द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। कन्फर्म है कि इमर्जेंट रे जो है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल है। कन्फर्म? हाउ एवर इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लैटरली, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा फ़र्क तो ये है कि वो हल्का सा क्या नाम है, लैटरली, ठीक है, वो डिस्प्लेस्ड है, मतलब अपनी पोजीशन से थोड़ा सा हटी हुई है। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू ए ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। अब प्रिज्म की बात आ रही है कि कैसे लाइट जो है जब प्रिज्म से हो करके पास होती है तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, वो कैसे अपने डायरेक्शन को, ठीक है, कैसे उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट पाई जाती है। यस, स्टार्ट। अब वहाँ कंसीडर, मान लो एक ट्राई एंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ट्राई एंगुलर ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म, प्लीज ब्रिंग द ग्लास प्रिज्म। एक ट्राई एंगुलर ग्लास प्रिज्म है, एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसेस, इसके अंदर
दो ट्राईएंगुलर बेसेस हैं एंड 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस हैं, और इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस हैं। दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ये सरफेसेस एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, मतलब झुके हुए हैं। दी एंगल बिटवीन इट्स 2 लैटरल सरफेसेस, इनके 2 लैटरल सरफेसेस के बीच में जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, उसे क्या कहा जाता है? प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। लेट्स नाउ आइए डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ट्राईएंगुलर ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले ग्लास प्रिज्म देख लीजिए, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर नहीं ट्राईएंगुलर, इसमें ठीक है देयर आर 3 साइड्स, देख रहे हैं, देयर आर 3 साइड्स। एक साइड और 2 साइड, दूसरे साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। इसी से जब लाइट पास कराई जाएगी तो उसके अंदर कैसे बेंडिंग ऑफ लाइट पाई जाएगी, इसका स्टडी हम करने जा रहे हैं। क्लियर? देखिए बहुत शानदार फिगर है, यस क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक ट्राईएंगुलर प्रिज्म है, क्या है? यहाँ पे ए और बी और सी, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, पी क्यू ई, पी क्यू, पी है, क्यू है और ये ई है। इसके बाद जाना तो चाहिए था ई जी एच, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये अपने क्या नाम है, मार्ग से विचलित हो जा रही है। इसी को तो कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे पी क्यू ई इंसिडेंट रे है, इसके बाद ई से ले करके एफ ये रिफ्रैक्टेड रे है, फिर उसके बाद ई से ई और एस ये आपकी इमर्जेंट रे है। कन्फर्म? यहाँ पे देखिए नॉर्मल खींचा गया, एन, ये एन है और ये एन डैश है, ये नॉर्मल है। ये आपका एंगल आई, बहुत ध्यान से दिखेगा, ये एंगल आई है, ये एंगल ठीक आर है, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये दोनों आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ से जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पे जब ये इसका नॉर्मल हम खींचे हैं, कौन सा? एम और एम डैश, एम और एम डैश, तो यहाँ पे देखिए अपने नॉर्मल की ओर बेंड हो रही कि नहीं? बहुत गौर से देखिएगा। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो देखिए ये नॉर्मल है, ये क्या है? ये जो लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल है। तो देखिए एंगल एकदम सटा हुआ है ना, मतलब इधर ही झुक रहा है। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा एंगल है, यहाँ पे छोटा एंगल है, यानी अपने नॉर्मल की ओर झुक रही है। फिर उसके बाद ये देखिए इतना बड़ा एंगल है, यानी नॉर्मल से दूर भागती है। कब? व्हेन इट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब ये रेयरर मीडियम है, अंदर वाला पोर्शन डेंसर मीडियम है, याद रखिएगा। ये आपका डेंसर है, डेंसर मीडियम, और ये आपका रेयरर मीडियम है, रेयरर, ठीक है, रेयरर मीडियम, मीडियम। कन्फर्म? अब यहाँ पे देखिए पीई मिला लीजिए, पी क्या? इंसिडेंट रे, कन्फर्म हो गया। उसके बाद ईएफ, ईएफ आपका रिफ्रैक्टेड रे, ये भी क्लियर हो गया। एफएस, एफएस देखिए एफ और एस ये इमर्जेंट रे, ये भी क्लियर हो गया। एंगल ए ऑफ द प्रिज्म, एंगल ए कहाँ पे है? ये प्रिज्म एंगल है, ठीक है। एंगल ए क्या आपका? एंगल ऑफ द प्रिज्म। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एज यू ऑलरेडी नो। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल ई, ये देखिए ये छोटा सा है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल डी देख रहे नहीं, यहाँ पे आ जाइए, एंगल डी, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ
डेविएशन कैसे मिलेगा? जो इंसिडेंट जा रही है इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाइए। डॉटेड लाइन आगे बढ़ाने के बाद इसका जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे इसको लेके आगे बढ़ाइए। दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे इफ़ पी इज द इंसिडेंट रे, ई एफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, वही बात है। पी आपकी इंसिडेंट रे है और ई एफ जो है आपका रिफ्रैक्टेड रे है। एफ एस इज द इमरजेंट रे। यू मे नोट दैट अ रे ऑफ लाइट, आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि एक रे, लाइट की एक रे जब इंटर करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में, मीन्स रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम एट द फर्स्ट सरफेस ए बी। देखिए ये पहला सरफेस ए बी है, दूसरा सरफेस बी सी है, तीसरा सरफेस ए सी है। तो जब पहले सरफेस ए बी पे, ठीक है, वो इंटर करती है तो द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेंट, वो क्या जाती है, झुक जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और इससे पहले भी बताया जा चुका है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है, तो अपने अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हटती है। इन इंग्लिश, व्हेन लाइट रेज comes from rarer medium and enters in denser medium, it bends towards normal, it bends towards normal, and when it comes from denser medium and enters in rarer medium, it bends away, उसमें towards बोलना है, इसमें away बोलना है, bends away, bends एक बोलेंगे towards, bends टूवर्ड्स, और एक बार बोलेंगे बेंड्स अवे। बेंड्स अवे मतलब दूर हटना, बेंड्स टूवर्ड्स मतलब करीब होना। ठीक है, हाँ बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। एट द सेकंड सरफेस, याद रखिए, सरफेस ए बी फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस ए सी, क्योंकि यही दोनों जो है डिस्कसिंग पॉइंट है, इसी पे हमको पूरा ध्यान देना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये अगर मान लीजिए इसका नाम ए बी है, इसका नाम ए सी है, ये बेस वाला छोड़ दीजिए, है कि नहीं, इधर रे आई इधर से जा रही है, ठीक है, ए बी और ये ए सी, समझ में आई बात? चलिए, तो बात ये हो रही थी ए बी और ए सी। एट द सेकंड सरफेस ए सी, दूसरे सरफेस ए सी पे, दूसरे सरफेस द लाइट रे हैज़ इंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, कन्फर्म है ना, हैंस इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसीलिए यहाँ पे बेंट अवे, वो क्या हो गया, दूर हटती है। इट हैज़ बेंट, देखो मैं बेंट्स लिखा हूँ, वो फर्स्ट फॉर्म है, अब बेंट आ जाए BENT, कहाँ चले, ये बेंट, ये थर्ड फॉर्म है, बिकॉज उससे पहले क्या लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ है। हैज़ और हैव जब लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इट हैज़ बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, कंपेयर द एंगल ऑफ प्रिज्म, कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों के एंगल के ऊपर गौर करिए, आई और आर के ऊपर। एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर इन ग्लास स्लैब, मतलब क्या ये जो एंगल आई और एंगल आर, ठीक है, हर एक पे आप इस पे चेक करिए। तो राइटर बोल रहा है इज दिस सिमिलर, क्या एक ही जैसा रिजल्ट आता है, टू द काइंड ऑफ बेंडिंग, जो बेंडिंग की प्रकार आ रही है, जो प्रकाश का मुड़ना दिख रहा है, क्या मुड़ना सेम आ रहा है। इन द ग्लास स्लैब, ग्लास की जो पट्टी होती है, द पिक्यूलियर शेप ऑफ द प्रिज्म मेक्स द इमरजेंट रे बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे राइटर बोल रहा है द पिक्यूलियर शेप, एक अनोखा, एक अजीबो गरीब, ठीक है, जो शक्ल दिख रही है प्रिज्म की, वो मेक द इमरजेंट रे, इमरजेंट रे को कैसे मोड़ती है, एट एन एंगल, एक ऐसे एंगल पे,
टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। जिधर इंसिडेंट है ना, ऐसे इंसिडेंट, ये ऐसे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में उसको क्या कर देती है, मोड़ देती है। दिस एंगल इज कॉल्ड दी एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। इन दिस केस एंगल डी द एंगल ऑफ डेविएशन, मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों। ये देख रहे नहीं, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन एकदम कन्फर्म है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन इसलिए कि ये रे जा रही है ऐसे, और लेकिन यहीं से ये रिफ्रैक्टेड हुई ऐसे कि जब मिलाते गए इसको, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये हो गया। कहाँ इतना ब्लर हो जा रहा है। अब इसके बाद है डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन का मतलब होता है बिखर जाना, कई हिस्सों में किसी चीज़ का स्प्लाइट अप हो जाना, टूट जाना, ठीक है, विभक्त होना। डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, ये वाइट लाइट है, वो जब ग्लास प्रिज्म से होकर पास होती है तो उसका डिस्पर्शन। यू मस्ट हैव सीन एंड एप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन ए रेनबो। आपने ज़रूर देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा, एंड एप्रिशिएटेड, और तारीफ भी की होगी, आपको पसंद भी आया होगा। द स्पेक्टेकुलर कलर्स, वो शानदार जो रंग होते हैं, शानदार, स्पेक्टेकुलर माने शानदार, बेहतरीन, इन ए रेनबो। जब बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में, आप जब बादलों में रेनबो को देखते हैं, उसके कलर को देखते हैं, शानदार कलर को देख करके आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन, जो सन है, सूरज है, उसकी जो वाइट लाइट है, वो कैसे जो है वेरियस कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो के अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं वो कैसे आ जाते हैं। इस पर कभी आपने सोचा? बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उठाने से पहले वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। हम वापस चलते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो की घटना जो हो रही है प्रिज्म से उसकी ओर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म शो एग्जिस्टिंग फेनोमेना। कर जो इंक्लाइंड सरफेस है, जो ग्लास प्रिज्म के जो झुके हुए इन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, वही क्या नाम है, इस फेनोमेना को, इस घटना को शो करते हैं, यानी अंजाम देते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। आइए एक एक्टिविटी से इसको हम देखते हैं। देखिए, ठीक है, कुछ कर नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट ये जा रही है, ठीक है। उसके बाद वाइट लाइट बीम है, कितने कलर्स में ये, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने कलर्स आ रहे हैं? 7 कलर हैं कि 6 कलर हैं? 6 इसमें दिखा है। एक कलर किधर गया है? कौन कौन सा होता है? वायलेट है, इंडिगो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। देखिए, बी एकदम इधर का वायलेट, और ये आपका रेड। डियर स्टूडेंट्स,
we are going to explain white light beam after striking a glass prism. How many colors are there after refracted through a glass prism? There are 7 colors. So the prism has probably supplied the incident white light into a band of colors. बच्चों, जब प्रिज्म जो है वो स्प्लाइट करता है, जो इंसिडेंट वाइट लाइट है, ये इंसिडेंट वाइट लाइट है, इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, कई रंगों की पट्टियों में उसको अलग अलग, ठीक है, दिखाता है. नोट द कलर्स दैट अपीयर्स एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ कलर्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे जो आप कलर देख रहे हैं उनका सीक्वेंस क्या है. द वेरियस कलर्स सीन आर, जो आप कई रंगों को आप देख रहे हैं वो क्या है. वायलेट है, ओके, इंडिगो है, ओके, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन फिगर. जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. सबसे पहला नीचे से अगर चलेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. इसको एक्रोनिम शॉर्टकट में इन वर्ड, एक शब्द में क्या कहते हैं, विब गर. विब गर विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर. विब गर याद रखेंगे तो इन रंगों को याद करने में आपको आसानी होगी. द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम. देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है. जो बैंड ऑफ कलर्स कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग रंग देख रहे हैं, अलग अलग रंगों की पट्टियों को आप देख रहे हैं, ठीक है, वाइट लाइट की, वाइट लाइट बीम की, उसे क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम बोला जाता है. क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम. यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली. आप क्या नाम है, अलग अलग, सभी अलग अलग कलरों को आप नहीं देख सकते, ठीक है. लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे मैं एक और फिगर आपको दिखा रहा हूँ. देखो बच्चों, यहाँ आ जाइए. यहाँ पे देखिए वायलेट है, ओके, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. सबसे नीचे वायलेट है, उसके जस्ट ऊपर इंडिगो है, थोड़ा सा हल्का हल्का फर्क है. ब्लू देखिए एकदम गाढ़ा है, ग्रीन, येलो, ये ऑरेंज कलर और ये पूरा रेड कलर. यहाँ पे देखिए बीम ऑफ वाइट लाइट डेविएशन हो रहा है, ये लीस्ट डेविएशन है. सबसे कम अगर कोई डेविएट हो रहा है, अपने अपने पथ से मुड़ रहा है, कौन सा है, कौन सा कलर, रेड कलर. और जो सबसे अधिक जो है जिसके अंदर डेविएशन पाया जाता है वो कौन सा है, वायलेट है. यहाँ पे वेवलेंथ दिखाया गया बच्चों, वेवलेंथ ये 620 टू 720 से लेकर के ये 400 टू 440. सबसे कम जो है वेवलेंथ किसका है, वायलेट का है, और सबसे अधिक जो है किसका है, रेड का है. वेवलेंथ जिसका सिंबल लैम्डा है, ठीक है. वेवलेंथ किसको कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ और क्रेस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड वेवलेंथ. यहाँ भी देख लीजिए, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसमें फ्रीक्वेंसी में भी दी है, ठीक है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. आइए तो हम पढ़ रहे थे कि द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम. अब इसके बाद यू हैव सीन दैट वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड. आपने देखा कि जो प्रकाश है, वाइट लाइट है, कैसी, सफ़ेद लाइट, इज डिस्पर्स्ड, वो क्या हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है, बिखर जाती है, इनटू इट्स 7 कलर्स, अपने 7 रंगों में.
बाय ए प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से टकराती है तो रिफ्रैक्टेड होकर के 7 कलर्स हमको देती है। वाई डू वी गेट दोज कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल। अलग अलग जो कलर हैं बच्चों लाइट के, वो अलग अलग एंगल से मुड़ते हैं। सबसे कम अगर कोई एंगल से मुड़ा है वो कौन सा है, रेड कलर है। और जो सबसे ज़्यादा क्या नाम है, अगर किसी के अंदर डेविएशन हुआ है तो वो आपका वायलेट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, अलग अलग जो कलर्स हैं वो बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, वे अलग अलग एंगल से बेंड होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे के सापेक्ष, उसके सापेक्ष अलग अलग क्या नाम है एंगल से ये बेंड होते हैं जब वो प्रिज्म से पास होते हैं। अब यहाँ पे देखिए द रेड लाइट बेंड से द लीस्ट, सबसे कम अगर कोई कम एंगल से कोई बेंड होता है तो बच्चों रेड लाइट है। ठीक है, लाल रंग जो है सबसे कम एंगल बनाते हुए डेविएट होता है, वाइल द वायलेट, जबकि जो वायलेट कलर है सबसे ज़्यादा, भी आपको याद रखना है डेविएशन सबसे कम किस कलर में, रेड में, डेविएशन सबसे ज़्यादा किस में, वायलेट में। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्ज अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, इस तरीके से जो हर कलर का रेज है जब वो इमर्ज होता है, ये इमर्जेंट रे, ठीक है, ठीक है, इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेंट जो रे बनती है वो अलग अलग पाथ से हो करके जाती है एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट, और इस तरीके से वो पूरा क्लियर एक वाज़े, ठीक है, इमेज देते हुए निकलती है। इट इज़ द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन ए स्पेक्ट्रम, यही क्या नाम है डिस्टिंक्ट एकदम क्लियर कलर्स की जो पट्टियाँ हमको दिखाई देती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइजक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजक न्यूटन वो पहले, ठीक है, साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का इस्तेमाल करके, ठीक है, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया। यही पहले, ठीक है, वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करके, ठीक है, सनलाइट के स्पेक्ट्रम को हमको बताया। ही ट्राइड टू स्प्लाइट द कलर से ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाई लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। इन्होंने क्या नाम है एक दूसरा इसी जैसा एक दूसरा ग्लास प्रिज्म, लेकिन उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया। हाउ एवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर, जब इन्होंने दूसरा ग्लास प्रिज्म इन्वर्टेड कंडीशन में इसके साथ रखा तो यहाँ पे ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, वो कोई दूसरा कलर तो बच्चों आपको क्या पता चला कि जब आइजक न्यूटन एक दूसरा ग्लास प्रिज्म, ठीक है, अप्लाई किया तो ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, ठीक है, तो वो और ज़्यादा कलर को प्राप्त नहीं कर पाया। ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन, तो उन्होंने उसको क्या किया, इन्वर्टेड पोजीशन में रखा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म के सापेक्ष, जैसा कि 10.6 में फिगर दिख रहा है। दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। ही फाउंड अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द सेकंड प्रिज्म। सेकंड प्रिज्म से जैसे पहले ये व्हाइट लाइट पास कर रही थी, जब इसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा तो ठीक जैसे ये व्हाइट लाइट वैसे ये व्हाइट लाइट इमर्जेंट रे बन करके निकली। He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea the sunlight is made up. अब इससे आइजक न्यूटन ने एक आइडिया दिया
कि सनलाइट जो है 7 रंगों से बनी हुई है। 7 रंगों का क्या है, कम्बिनेशन है। एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज ऑफन रिफर टू एज वाइट लाइट। कोई भी प्रकाश जो हमको एक स्पेक्ट्रम देता है सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट, सनलाइट जैसा, उसको किस नाम से जाना जाता है, वाइट लाइट के नाम से जाना जाता है। अ रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो जो रेनी सीजन में आप बादलों में देखते हैं कि रेनबो जो है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपीयरिंग इन द स्काई, जो आसमान में दिखाई देता है आफ्टर अ रेन शावर, बारिश होने के बाद। क्यों? इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। ये किस कारण होता है, आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टिनी वाटर। छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो हमारे इस फिजा में, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मौजूद होते हैं। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन। रेनबो हमेशा बनती है, ठीक है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सन, ठीक है, इस साइड में है, ठीक है, तो रेनबो आपकी इसके अपोजिट बनेगी। द वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर की बूंदें हैं, एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। वाटर की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो जस्ट लाइक एक प्रिज्म की तरह से व्यवहार करती हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं जिसको टिनी वाटर ड्रॉपलेट कहते हैं, याद रखिएगा, टिनी वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट। इंसिडेंट सनलाइट को क्या नाम है, पूरा, ठीक है, बिखेर देती हैं, ठीक है, फैला देती हैं, डिस्पर्स करती हैं। देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे देख रहे हैं सनलाइट है, ये रेन ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक की, इसके बाद रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर यहाँ से स्प्लाइट हुई, फिर अंदर रिफ्रैक्टेड, ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। अंदर ही क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, फिर अंदर रिफ्लेक्ट हुआ, ओके, एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन, और फिर दोबारा रिफ्रैक्ट हुआ, रिफ्रैक्ट हो करके ऑब्जर्वर की आँख में पहुँचता है, हमको दिखाई देता है। तो क्या देखते हैं कि देयर आर 7 कलर्स, ठीक है, इन द स्काई या इन द क्लाउड। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन ए सनी डे। सनी डे के दिन भी, जिस दिन धूप निकली होती है उस दिन भी हमको रेनबो दिखाई देता है। व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल, जब आप आसमान को देखेंगे किससे होकर के, वाटरफॉल, कहीं पे बारिश, कहीं पे वाटरफॉल, जानते हैं, कहीं झरना गिर रहा है, बारिश कहीं से हो रही है पहाड़ से, या थ्रू ए वाटर फाउंटेन, या कहीं पे चश्मा है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी अगर देखेंगे विद द सन बिहाइंड यू, लेकिन शर्त यह है कि सन आपके पीछे हो, तो आपको रेनबो की एक इमेज दिखने को मिलती है। अब आ जाइए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर तो जानते ही हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द अपैरेंट रैंडम wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator। फायर देखें, आग, जब आग जलती है तो बहुत गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर की जो लेयर्स होती है आपको वेवरिंग करते हुए, झिलमिलाते हुए, ठीक है, आपको इमेज दिखाई देती है। तो यहाँ पे
यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने देखा होगा, द अपेरेंट रैंडम वेवरिंग। अपेरेंट का मतलब एकदम साफ साफ, ठीक है। रैंडम मतलब इधर उधर जिग जैग मोशन में, ठीक है। वेवरिंग हिलता हुआ, लहराता हुआ। आर फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग का मतलब फ्लिकरिंग, ठीक है, मतलब वेवरिंग लहराता हुआ, या फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन होता है बच्चों झिलमिलाना। क्या होता है? झिलमिलाता हुआ। आप ऑब्जेक्ट को देखे होंगे कब? थ्रू ए टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। अगर कहीं पे बहुत तेज आग लगी हुई है, ठीक है, या गर्म हवाएं चल रही है, उठ रही है, राइजिंग अबव अ फायर, किसी आग, कोई आग जलाया और उससे गर्म हवाएं जो निकल रही है, तो आप कुछ ऑब्जेक्ट को लहरता हुआ या झिलमिलाता हुआ देखे होंगे। या जब मई जून की गर्मी पड़ती है तो आप जब दूर मैदानों में देखते हैं तो जैसे क्या नाम है, एक इमेज आपको दिखाई देती है जो वेव कर रही है, जो फ्लिक कर रही है, समझ गए? द एयर, जब अब उसका रीज़न क्या है ये बहुत गौर से सुनिएगा। द एयर जस्ट अबव द फायर, अब फायर के ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाती है? बिकम से हॉटर देन द एयर फर्दर अप। मतलब आग ये लगी है, यहाँ पे आग है, तो इसके जस्ट ऊपर जो हवा है वो क्या है? गर्म होती है, ठीक है। इसके ऊपर के मुकाबले में अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए हॉटर, हॉटर मीन क्या होता है? गर्म। मतलब द एयर जस्ट अबव द फायर, जहाँ पे आग लगी है उसके ठीक ऊपर जो हवा है वो हॉटर होती है, किसके मुकाबले में? उसके ऊपर जो होती है। सपोज दैट बच्चों, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक लेयर ए है, यहाँ पे एक लेयर बी है, और सपोज करिए यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है, 1 मिनट। तो इसके जस्ट ऊपर, इस आग के जस्ट ऊपर ये जो एयर है वो हॉटर मानी जाती है कंपेरिजन देन बी के मुकाबले में। जाहिर सी बात है, आप आग यहाँ लगाइए तो अगल बगल टेम्परेचर क्या होता है? हॉट होता है। तो उसके जस्ट ऊपर जो हवा है वो उसके ऊपर के मुकाबले में गर्म होती है। और याद रखिएगा, गर्म चीज़, ठीक है, और ठंडी चीज़, गर्म और ठंडी चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गर्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और ठंडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आएगा। तो यहाँ पे द हॉटर एयर इज लाइटर, गर्म हवा क्या होती है? हल्की होती है। लेस डेंस यानी उसकी डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी कम होती है। देन द कूलर एयर अबाउट इट, उसके मुकाबले में जो हवा ठंडी होती है। आपको याद रखना पड़ेगा कि हॉटर एयर लाइटर होती है और कूलर एयर, ठीक है, लाइटर नहीं होती बल्कि डेंस होती है। समझ में आई बात? and has a refractive index slightly less than that of the cooler air। मतलब जो गर्म हवा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठंडी हवा के मुकाबले में क्या होता है? लेस होता है, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम। कोई पूछे कि गर्म हवा और ठंडी हवा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा? ठंडी हवा का। ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा कंपेरिजन देन हॉटर एयर। यहाँ पे फिर समझिएगा कि जब आग लगी है, ये रेडिएटर जानते हैं? रेडिएटर एक मशीन है जो मोटर कार को ठंडा करने के लिए बनाया जाता है, उसमें पानी डाल करके। जब उसमें पानी डालेंगे तो पानी कुछ देर बाद खौलने लगता है, स्टीम निकलती है, तो उसके ऊपर की जो हवा है क्या होगी? हॉटर होगी कंपेरिजन देन उसके ऊपर जो हवा है। तो द हॉटर एयर इज लाइटर, गर्म हवा हल्की होती है, लेस डेंस होती है, किसके मुकाबले में? कूलर एयर के। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का होता है कूलर एयर के मुकाबले। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। इसीलिए जब आप देखते हैं
किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उससे हो करके, तो क्या होता है, वो फ्लक्चुएट करता है, इधर से उधर जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वेव कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई चीज़ झिलमिला रही है, लेकिन एक्चुअल में वो उसका कमाल है कि एक लेयर हल्की है और एक लेयर भारी है, एक वातावरण गर्म है और एक वातावरण ठंडा है। तो इस जब ठंडा है तो एक पोजीशन हल्का गर्म, एक पोजीशन ज़्यादा ठंडा। तो दिस इज द रीज़न वहाँ पे क्या नाम है, हमको ऐसा महसूस होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो उस पार है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो दिस वेवरिंग दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is similar phenomena on a much large scale. अब देखो यही घटना जो सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं हमको, होता क्या है, जब सितारा बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर है, तो बीच में हमारी आँख से लेकर के और सितारे तक बहुत सारी लेयर्स हैं, गर्म हवा भी चलती है, ठंडी हवा भी चलती है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी लाइट जब हमको तक पहुंचती है तो फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देती है। जबकि ऐसा नहीं है कि सितारे झिलमिला रहे हैं, सितारे जो है अलग से चमक रहे हैं। वो एक्चुअल क्या है कि वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का कमाल है कि कभी कभी सितारा तेज रोशनी देने लगता है, कभी डिम रोशनी देने लगता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों का झिलमिलाना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक फिगर देखिए, स्टार है ना, और एक अपरेंट स्टार पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्चुअल स्टार यहाँ पे है, ठीक, लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्यों ऐसा है? देखिए यहाँ पे एरो दिया, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, ठीक है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में प्रकाश की किरण अगर जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे आप जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं, कन्फर्म, विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी रेयरर से डेंसर में जा रहे हैं, रेयरर से, तो ये अपने क्या नाम है अभिलंब की ओर झुकती चली जाएगी। तो जब झुकती चली जाएगी तो जब उसको आप डॉटेड लाइन से दिखाई देंगे तो कहीं वो और सितारा दिखाई देने लगता है। जैसे आप उसमें देखते थे क्या नाम है, जब प्रकाश की किरण वाटर में जाती थी, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी पेंसिल या कुछ करते थे तो कुछ कहीं और दिखाई देती है। तो यहाँ पे अपरेंट स्टार पोजीशन है। आइए पढ़ते हैं, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, स्टार का जो ट्विंकल करना, जो झिलमिलाना है, चमकना है, इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आपको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये हर जगह आपको आंसर में लिखना पड़ेगा कि स्टार का जो झिलमिलाना किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से है ऑफ स्टार लाइट। द स्टार लाइट, जो स्टार लाइट है, सितारे की जो रोशनी है, ऑन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो अंडर गोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूसली, तो ये लगातार इसका रिफ्रैक्शन होता जाता है, लगातार इसका रिफ्रैक्शन होता जाता है। बिफोर इट रीचेज द अर्थ, अर्थ तक पहुंचने से पहले इसके अंदर लगातार रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती जाती है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, चेंजिंग होती है, परिवर्तन होता है। सिंस द एटमॉस्फेयर, चूँकि एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, चूँकि एटमॉस्फेयर काम क्या करता है कि वो स्टार लाइट को नॉर्मल की तरफ झुकाता है। जैसा कि बताया गया था कि भाई सितारे से रोशनी चली है स्टार से, तो अगर मान लीजिए
कुल 5-6 लेयर्स हैं। तो पहला लेयर जो है रेयरेस्ट होगा, फिर मोर रेयरर, फिर एकदम रेयर, ठीक है, फिर धीरे धीरे रेयरेस्ट, फिर रेयरर, ठीक है, रेयरर, रेयर, फिर उसके बाद धीरे धीरे डेंस में आता चला जाएगा। यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगा तो अपने नॉर्मल की ओर झुकती चली जाएगी। तो द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज, तो उसकी जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की जो बच्चों अपेरेंट पोजीशन है वो क्या है, स्लाइटली। तो बच्चों यहाँ पे सीन्स द एटमॉस्फेयर बेंड से, जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, बेंड करता है, झुका देता है स्टार लाइट को टुवर्ड द नॉर्मल की ओर झुका देता है। द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो इसलिए जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की वो थोड़ा सा क्या नाम है, एक्चुअल पोजीशन से अलग होती है, भिन्न होती है। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, जिसकी वजह से वो सितारा जो है, स्टार जो है, एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है जब हम नियर द हॉरिजन के पास उसको से देखते हैं। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली। लेकिन याद रखना बच्चों, स्टार की ये जो अपरेंट पोजीशन है वो स्टेशनरी नहीं है, रुकी हुई नहीं है, बल्कि स्लाइटली हल्की हल्की वो बदलती रहती है। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, चूँकि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की फिजिकल कंडीशन है वो स्टेशनरी नहीं है। एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट, क्योंकि स्टार बहुत दूर हैं, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट, और वो कैसा उसको हम मान के चलते हैं कि वो पॉइंट साइड हैं, सोर्स ऑफ लाइट के पॉइंट साइड हैं। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of star light entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and some other time fainter, which is the twinkling effect. अब चूँकि स्टार बहुत दूर है तो लाइट का जो पाथ रेज है जो स्टार से आता है वेरिंग स्लाइटली, हल्का हल्का बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, ठीक है, वो क्या नाम है, रेयरर से डेंसर में आ रहा है। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, तो पोजीशन जो स्टार की अपरेंट पोजीशन है वो भी फ्लक्चुएट्स होती है, बदलती रहती है। और जो अमाउंट ऑफ स्टार लाइट है इंटरिंग दी आई, हमारी आँख में जब इंटर करती है तो इसीलिए सितारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार सम टाइम, सितारे कभी कभी ब्राइटर दिखते हैं और कभी कभी फेंटर यानी डिम, हल्का कलर, ठीक है, विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग का इफेक्ट, ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते। प्लैनेट, स्टार तो ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं, तो उसकी वजह है कि प्लैनेट जो है आर मच क्लोजर टू दी अर्थ, ये धरती के बहुत करीब होते हैं। एंड आर द सीन एज एक्सटेंडेड सोर्सेज, और इसको क्या समझा जाता है, एक्सटेंडेड सोर्सेज यानी इंक्रीज्ड, एक्सटेंडेड मीन इंक्रीज्ड, बढ़ा हुआ, ठीक है। अगर हम एक प्लैनेट को एज ए कलेक्शन कैसा समझे कि ये कलेक्शन है, संग्रह है, आप ए लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज, बहुत सारे पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट के ये का कलेक्शन है, तो टोटल जो वेरिएशन होता है
इन द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आई, तो जो हमारी आंख में टोटल अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करती है फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइड सोर्सेज, ये सबका जो है एवरेज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा, मतलब बेअसर हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे देखिए अर्थ है, ये हॉरिजन है, यहाँ पे आप खड़े हैं, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन यहाँ है, लेकिन अपरेंट पोजीशन यहाँ है। उसकी वजह क्या है कि जब हॉरिजन के जस्ट बिलो आपका सन है, तो जब इसकी लाइट आती है, जब इसकी लाइट आती है तो आपको बताया गया कि रेयरर से डेंसर में आती है, तो नॉर्मल की ओर झुकती है, तो जब उसको मिलाएंगे तो सूरज यहाँ पे दिखाई देता है। यही वजह है कि सूरज जब निकलता है तो हमको 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और जब डूबता है तो डूबने के बाद 2 मिनट के बाद वो पता चलता है कि अब डूब गया। यही वजह है कि कैलेंडर जब बनाया जाता है तो उसका ख्याल किया जाता है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब सनराइज सूरज का निकलना, एडवांस पहले, ठीक, निकला कब, निकलना कब, और आपको पता चलता है एडवांस में। अगर मान लीजिए 6 बजे यहाँ पहुँचता है तो आपको 6 बजने में अभी 2 मिनट बाकी रहता है, आपको दिखाई देता है। अगर 6 बजे डूब गया है तो आपको पता कब चलेगा, 6:02 पे। तो एडवांस सनराइज, सनराइज का एडवांस, और सनसेट में जो डिले, ताखीर, देर। द सन इज विजिबल टू अस, ये सन हमको दिखाई देता है 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। वास्तव में सूरज का निकलना कुछ और होता है और हमको दिखाई कुछ और देता है। ये सब रिफ्रैक्ट, उसकी वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सूरज दृश्यमान होता है, सूरज हमको दिखाई देता है 2 मिनट्स बिफोर, 2 मिनट पहले द एक्चुअल सनराइज। वास्तव में सनराइज से 2 मिनट पहले हमको दिखाई देता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सूरज के डूबने के 2 मिनट के बाद, सूरज के डूबने के 2 मिनट के बाद हमको पता चलता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये याद रखिएगा, किस वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। भाई एक्चुअल सनराइजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक्चुअल में वो हॉरिजन को क्रॉस करे, हॉरिजन को क्रॉस करे, तभी ना आपको दिखाई देगा। ये बाय एक्चुअल सनराइज मतलब सूरज का हकीकत में निकलना कब माना जाता है, जब वो हॉरिजन को, ठीक है, जिसको उफुक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, हॉरिजन को, चलिए हॉरिजन को जब वो एक्चुअल में क्रॉस कर रहा हो। फिगर शो द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन और ये अपरेंट पोजीशन है ऑफ द सन विथ रेस्पेक्ट टू द हॉरिजन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। अब यहाँ कर जो टाइम का डिफरेंस है, किसके किसके दरमियान, किसके किसके मध्य, एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट। अपरेंट सनसेट, एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट कितना है, 2 मिनट। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू द सेम फेनोमेना। अब यहाँ पे जो अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन, सन के डिस्क का फ्लैटर होना, पूरा फ्लैटर जानते ना, फ्लैटर एकदम चिपटा, ठीक है, एकदम बराबर एट सनराइज और सनसेट, ये भी किसकी वजह से, सेम फेनोमेना, ड्यू टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बच्चों, कल पढ़ेंगे इसको, कितने मिनट की हो गई,
ये पढ़ लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कितना नहीं, कितना मिनट हुआ है? हाँ, इन माई ओपिनियन, ठीक है, टूडेज क्लास इज इनफ। टुमारो आई विल फिनिश स्कैटरिंग लाइट, टिंडल इफेक्ट एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर।